हेलो एंड वेलकम टू गियर अप। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आईईएस के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और पहले पेपरों में पूछे गए हैं। तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार लोडेड एज शोन इन फिगर इज। हमें निकालना है टोटल एक्सटेंशन इस बार के लिए, जिसमें ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ई इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, क्योंकि वैसे तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, इसीलिए ही हमें टोटल एक्सटेंशन निकालना है। अदरवाइज ये क्या कर रहा होता, मूव कर रहा होता है ना। तो ये क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, इसीलिए हम इसका टोटल एक्सटेंशन निकालेंगे। परंतु फिर भी अगर हमें चेक करना है कि ये हमारा इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने तीन सेक्शंस मान लिए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले सेक्शन के लिए देखा तो 10T का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इसी 10T के फोर्स को अगर आप देखें तो इस सेक्शन पे भी इतना ही 10T लग रहा होगा इसी डायरेक्शन में, और उसके अपोजिट अगर आप देखें तो उस सेक्शन पे कितना है, 3T है। मतलब कि नेट कितना लग रहा होगा उस पे, उसी डायरेक्शन में लग रहा होगा 70। ठीक है ना, 10-3। दूसरी बात करें कि यही 70 आपका फर्दर ट्रांसमिट हो रहा होगा इस सेक्शन में प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी से, और यही हमारा 70 क्या होगा, इस 2T के डायरेक्शन में है तो उसके साथ ऐड हो जाएगा, मतलब कि 90 हो जाएगा। अब 90 अगर इस सेक्शन के इधर से लग रहा है तो क्या 90 इधर से लग रहा है, लग रहा है। तो इसीलिए जो हमारा ये कंडीशन है, ये किसके लिए है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो अब हम ये बता सकते हैं कि हमारा पहला सेक्शन है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, 10T लग रहा है ना, क्योंकि हमें पता है जो हमारा पहला सेक्शन है उसके लेफ्ट साइड एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है 10T का, और ये पूरा केस इक्विलिब्रियम में होने के कारण 10T का इधर से भी लगेगा। सिमिलरली हमारे पास दूसरा सेक्शन है, और उस दूसरे सेक्शन में 70 का फोर्स लग रहा है, क्योंकि 10-3 70, और 70 का फोर्स इधर से भी लगेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तीसरा है हमारा ये सेक्शन, और इस सेक्शन पे क्या कर रहा है, 90 का फोर्स एक्ट हो रहा है अगर हम राइट साइड से देखें। ठीक है ना, बिना कैलकुलेट करे भी आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो यहां पे आपने लिख लिया कि 90 का इधर से लगेगा। अब क्योंकि ये सभी टेंसाइल फोर्स हैं तो ये सभी पॉजिटिव हैं। अब हम निकाल सकते हैं नेट इलॉन्गेशन। नेट इलॉन्गेशन होगा पहले वाले कंपोनेंट पे कितना इलॉन्गेशन आया, प्लस दूसरे वाले कंपोनेंट पे कितना इलॉन्गेशन आया, प्लस तीसरे वाले पे कितना आया। पहले वाले पे कितना आया, PL/AE अगर हम लगाते हैं तो A और E तो सबके लिए कांस्टेंट है, इसीलिए ये हम कॉमन ले लेंगे सब में से। अब बात करते हैं लोड की और हमारा लेंथ की। तो लेंथ हमारा सबके लिए क्या है, 10 मिलीमीटर है, तो लेंथ भी सबके लिए कॉमन ले ली। अब सिर्फ और सिर्फ लोड है जो डिफरेंट है। तो पहले के लिए लोड कितना है, 10T। दूसरे के लिए कितना है, सभी टेंसाइल है तो पॉजिटिव होगा। दूसरे के लिए कितना है, 70। तीसरे के लिए है 90, और इसको अगर आप ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 26T, और 26 इंटू 10 विल बिकम 260T, और ये हो जाएगा हमारा 260T/AE। तो हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, for a composite bar consisting of a bar enclosed inside a tube of another material and when compressed under a load W as a whole through rigid plates at the end of the bar, the equation of compatibility is। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं ये इक्वेशन ऑफ कंपेटिबिलिटी क्या होती है। इक्वेशन ऑफ कंपेटिबिलिटी, देखिए ये जो इक्वेशन है ये हमारा रिलेशन निकालती है किस किस के बीच में, फोर्स और रिएक्शन के बीच में। और किसके लिए, ये किसी भी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए। जैसे हमारे पास अगर कोई डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें हमारे तीनों के तीनों जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है क्या है, वर्टिकल फोर्सेस का सम 0, सभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम 0, और जितने भी मोमेंट स्ट्रक्चर पे एक्ट कर रहे हैं उनका सम 0। इन तीन इक्विलिब्रियम से अगर हमारे पास रिएक्शन फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है, मतलब जो स्ट्रक्चर हमारा है, जो हमारी बीम है, वो क्या है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, इनडिटर्मिनेट एलिमेंट है। तो उसके लिए हम इस इक्वेशन ऑफ कंपेटिबिलिटी से ही इन रिएक्शंस की वैल्यू निकालते हैं। लेट्स से मेरे पास फॉर एग्जांपल ये कोई मेरा बीम है, इसमें दोनों तरफ से हमने इसको फिक्स कर दिया है ए और बी पॉइंट पे। अब अगर मैं इस बीच वाले पॉइंट पे फोर्स लगा देता हूं तो यहां पे दो रिएक्शन आएंगे। हमने मान लिया एक रिएक्शन इस डायरेक्शन में है RA, और दूसरा रिएक्शन है इस डायरेक्शन में RB। अब इसमें ये दो रिएक्शन जो आए, यही जो रिएक्शन है ये क्या बना देते हैं, टोटल दो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस हमारे पास आ गए। अब इन दो अननोन रिएक्शंस की वैल्यू, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो हम इसमें केवल और केवल यही इक्वेशन यूज कर पाएंगे। अब इस इक्वेशन से तो हम केवल और केवल एक ही हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट अगर हमें दो की वैल्यू निकालनी है तो हम नहीं निकाल सकते, और इसीलिए हम यहां पे यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ
कंपेटिबिलिटी का। इसमें क्या करना है, बस इलोंगेशन का सम करना है या फिर इलोंगेशन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पता है आपको कि इलोंगेशन क्या होगा। इलोंगेशन अगर आप दोनों के लिए लिखें कि आपने मान लिया कि ये जो पॉइंट है फोर्स लग रहा है और इस पे आपने कह दिया कि ये आपका पहला एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, तो आपने देखा कि पहले एलिमेंट पे कितना इलोंगेशन है और दूसरे पे कितना है, दोनों का अगर आप सम करें तो अल्टीमेटली ये फिक्स ही है दोनों साइड से, तो यहाँ पे नेट इलोंगेशन कितना होगा, 0 होगा। तो दोनों का इलोंगेशन अगर सम करेंगे तो 0 आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट उनकी वैल्यू रख देनी है। और अगर आप देखें तो आपको अल्टीमेटली जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, आर ए इंटू L1 हमने लेंथ मान दी पहले एलिमेंट की, दूसरे की हमने मान दी L2, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ये L1 है और वो L2 है, आर ए इंटू, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो पता है डेल एल इज इक्वल टू क्या होता है, PL अपॉन AE। तो हम यहाँ पे से जस्ट रखेंगे, लेंथ हमारी L1 है, एरिया हमारा हमने मान लिया A1 है और E1 है, ठीक है। या फिर दोनों अगर सेम ही मटेरियल है तो हमने E एक ही ले लिया, प्लस अगर आप देखें तो RB है। अब हम इसको RB भी लिख सकते हैं और बेहतर होगा कि हम इसको RA के टर्म में लिखें। तो RA के टर्म में कैसे लिखेंगे, हमें पता है ये जो है RA यही ट्रांसमिट होगा इस सेक्शन पे भी इसी डायरेक्शन में। अब क्योंकि P का जो वैल्यू है वो ज्यादा है RA से, है ना, क्योंकि अगर आप देखें तो P इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसको बैलेंस करने के लिए हमने RA और RB उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनाए हैं। इसका मतलब P क्या है, RA से बड़ा है। तो हम यहाँ पे जो नेट निकलेगा वो क्या निकलेगा, P की डायरेक्शन में निकलेगा और उसका वैल्यू होगा P माइनस RA। और P माइनस RA अगर इस सेक्शन के लेफ्ट साइड लग रहा है तो राइट साइड भी कितना लगेगा, P माइनस RA। और ये P माइनस RA किसके इक्वल है, RB के इक्वल है। तो यहाँ पे आप RB के इक्वल क्या लिख सकते हैं, P माइनस RA इंटू L2 अपॉन A2 इंटू E इज इक्वल टू 0। अगर एरिया भी सेम है तो एरिया भी आप सेम ले लेंगे क्योंकि दोनों एक ही मटेरियल है हमने कहा और सेम यूनिफॉर्म बार है। तो ये अगर कंडीशन बनती है कहीं पे भी जहां पे भी आपका इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है या फिर आपको कहीं पे भी इलोंगेशन का सम निकालना है या इलोंगेशन के बीच में रिलेशन है, वहां पे आपका जो इक्वेशन अल्टीमेटली निकलती है उसी को ही हम इक्वेशन ऑफ कंपेटिबिलिटी बोलते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हम क्या निकालें। तो हमारे पास इसमें दे रखा है कि हमारे पास एक ट्यूब है और उस ट्यूब के अंदर क्या है, कोई बार है जो कि एनक्लोज है, ठीक है। ये हमारी कोई ट्यूब है और इसके अंदर क्या है, कोई बार है। अब जो मटेरियल है दोनों का वो डिफरेंट है और हमें क्या गिवन है कि हमें व्हेन कंप्रेस्ड अंडर अ लोड W और किससे लगाया जाता है, वो रिजिड प्लेट से। तो दोनों साइड इसके कोई रिजिड प्लेट होगी, मान लिया कोई रिजिड प्लेट है, कुछ इस तरीके से हमने मान लिया कि ये क्या है, कोई रिजिड प्लेट है, दोनों साइड है। तो दोनों साइड से ही हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, कितने का, W का, इस प्लेट की मदद से। दूसरी चीज हमें ये गिवन है कि 1 जो है वो बार को डिनोट कर रहा है और 2 रिस्पेक्टिवली किसको करेगा, ट्यूब को करेगा। तो पहला हमारा ये फर्स्ट कंपोनेंट हो गया, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। अब हमें पता है दोनों की लेंथ क्या है, सेम है L। एरिया क्या दोनों का सेम है, नहीं है, एक का A1 होगा, कुछ कम है, दूसरे का A2 है। लोड क्या दोनों पे सेम लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि एरिया डिफरेंट होने के कारण लोड दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट काम करेगा। हालांकि प्लेट पे W लग रहा है बट वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, W1 और W2 में, हमने मान लिया। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो जब आप लोड लगा रहे हैं प्लेट की मदद से तो दोनों में अल्टीमेटली इलोंगेशन होगा वो इक्वल ही होगा, जितना फर्स्ट में होगा उतना सेकंड में होगा। क्यों, क्योंकि ये कंपोजिट बार है, इन दोनों के बीच में कोई भी फ्रिक्शन जैसी चीज नहीं हो सकती क्योंकि ये सेपरेट नहीं हो सकते बिकॉज दे आर कंपोजिट बार। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना ही इलोंगेशन पहले में होगा उतना दूसरे में होगा। पहले के लिए आप क्या लिख सकते हैं, PL अपॉन E। PL अपॉन E तो पहले के लिए हमने पता है कि W1 लोड लग रहा है और लेंथ कितनी है उसकी, L है, एरिया कितना है, A1 है, और E डिफरेंट होगा बिकॉज वो क्या है, डिफरेंट मटेरियल है। ऐसे हमने W2 इंटू L अपॉन A2 इंटू E2 लिख दिया। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा, W1 अपॉन A1 E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन A2 E2। तो C आंसर यहाँ पे सही रहेगा और यही हमारी इक्वेशन ऑफ कंपेटिबिलिटी है। क्योंकि इसमें क्या किया हमने, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंपेटिबिलिटी जस्ट रिलेशन है इलोंगेशंस का, चाहे वो आप सम करके निकालें या चाहे वो किसी भी तरीके से आए। अगला क्वेश्चन है, अ टेपरिंग बार डायमीटर ऑफ एंड सेक्शंस बीइंग D1 एंड D2 and a bar of uniform cross section D have the same length and are subjected the same axial pull. Both the bars will have the same extension if D is equals to। हमारे पास सबसे पहला जो है वो है कुछ टेपर्ड बार है इसने कहा, और जो टेपर्ड बार है उसका एक जगह डाया है D1, दूसरी जगह है डाया D2। दूसरा इसने कहा सेम लेंथ की हमारे पास कोई यूनिफॉर्म बार है।
ठीक है, सेम लेंथ का हमारे पास यहाँ पे पढ़े अगर आप, तो सेम लेंथ का हमारे पास कोई यूनिफॉर्म बार है, इसकी भी लेंथ एल है, इसकी भी लेंथ एल है, जिसका डाया इसको दे रखा है हमें डी है। बोल रहा है कि अगर मैं इस पे भी पी ही लोड लगाऊं, मतलब सेम लोड लगाऊं और वो पुल हो, एक्सियल पुल हो, और इस पे भी सेम एक्सियल पुल लगाऊं पी, तो दोनों में ही जो नेट इलोंगेशंस है वो क्या होगी, सेम होगी। दोनों में ही जो इलोंगेशन होगी वो सेम होगी। मतलब पहले के लिए जो इलोंगेशन होगी टेपर्ड बार के लिए, वो किसके इक्वल है, वो है आपके रेगुलर सिलेंडर के इलोंगेशन के इक्वल। तो यहां से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि टेपर्ड बार के लिए इलोंगेशन कितना होता है, पी एल अपॉन एई। एई की जगह पे हमने यहां पे लिख दिया है पाई अपॉन 4 और d1 इंटू d2 ई इज इक्वल्स टू 4 pl अपॉन पाई डी स्क्वायर ई। यहां पे आप देखें तो सभी चीज यहां पे कैंसिल हो जा रही है, 4pl से 4pl कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब आप देख सकते हैं ई से ई भी कैंसिल हो गया, तो यहां पे बच गया आपका क्या, डी स्क्वायर इक्वल्स टू d1 d2। दूसरा तरीका क्या था इस क्वेश्चन को पूछने का, कि जो हमारे पास ये टेपर्ड रॉड है इसको हम कैसे एक रेगुलर बार से या एक रेगुलर सिलेंडर से रिप्लेस करें जिसमें कि सेम लोड अप्लाई हो और सेम इलोंगेशन आपको मिले, और हमारा एक हमें डी मीन निकले और उस डी मीन की वैल्यू हमें बताइए, ऐसा क्वेश्चन में पूछ सकता था। अगला क्वेश्चन है, द डिफॉर्मेशन ऑफ अ बार अंडर इट्स ओन वेट एज कंपेयर टू दैट व्हेन सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट एक्सियल लोड इक्वल टू इट्स ओन वेट विल बी। इसने पूछा है कि अगर पहली कंडीशन है हमारे पास ये, इसके लिए जितना इलोंगेशन होगा उसको कंपेयर करो इसके लिए जितना इलोंगेशन होगा, अगर दोनों पे ही हम लोड लगाते हैं किसके इक्वल, जितना इस बार का W वेट है, जितना इस बार का W वेट है उतना ही हमने इस पे नीचे वेट के कारण लगा, इसमें हमने एक्सियल फोर्स लगाया। तो अब हमें बताना है कि इसमें इलोंगेशन कितना होगा। तो पहली कंडीशन के लिए इलोंगेशन कितना होता है, डेल एल सेल्फ वेट को हमें कंपेयर करना है एलोंगेशन ऑफ एक्सियल लोड जिस पे लगा रहे हैं उस बार के लिए। तो हमें पता है कि सेल्फ वेट के कारण एलोंगेशन डब्ल्यू एल अपॉन 2AE होता है, जो हमारा एक्सियल लोड है उसके कारण PL अपॉन AE हम लिखते हैं, तो यहाँ पे W लोड लग रहा है तो WL अपॉन AE। अब आप कैंसिल करेंगे तो आपको पता है हाफ आएगा, तो इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इफ परमिसिबल स्ट्रेस इन प्लेस ऑफ जॉइंट थ्रू अ पिन एज शोन इन फिगर इज इतना मेगापास्कल एंड द विड्थ इज W, हमें निकालना है ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है कि इसके अक्रॉस हमें दे रखा है, ये भी जो जॉइंट है हमारा इसके अक्रॉस हमें दे रखा है परमिसिबल स्ट्रेस और उसकी वैल्यू है 200 मेगापास्कल। अब इस परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया से। अब क्योंकि फोर्स की वैल्यू तो 2000 न्यूटन है, बट ये एरिया कितना होगा, अब एरिया हम उसी के अकॉर्डिंग लेंगे जहां पे हमें परमिसिबल स्ट्रेस दिया है, क्योंकि परमिसिबल स्ट्रेस जो है वो किसके अक्रॉस है, उस जॉइंट के अक्रॉस है। तो हमने मान लिया हमारा ये जॉइंट है और ये हम इसका हाफ सेक्शन आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो जॉइंट है इसमें इसी के अक्रॉस हमें परमिसिबल स्ट्रेस दिया है, तो इसमें एरिया कितना आ रहा है जिसपे हम ये टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, वो एरिया होगा केवल और केवल इतना, क्योंकि पिन पे तो टेंसाइल लोड नहीं लगेगा, पिन तो अपना फ्री है ना। लोड जो लगेगा वो किस पे लगेगा, इसके अक्रॉस, क्योंकि इसी के अक्रॉस हमें परमिसिबल स्ट्रेस दिया है, इसीलिए हम इसी के अक्रॉस ही क्या ले रहे हैं, एरिया भी ले रहे हैं। अब एरिया कितना होगा यही आपको कैलकुलेट करना है। आपको पता है ये क्या है, विड्थ है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज आपको डायमीटर पता है, इसका डायमीटर दे रखा है 10 मिलीमीटर, ये है हमारा डायमीटर, और हम इस पे इतने का टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं 2000 न्यूटन का। तो ये हमारा है डायमीटर कितने का, 10 मिलीमीटर का। तो इस 10 मिलीमीटर को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस W में से, तो हमारे पास कितनी लेंथ बचेगी, इतनी लेंथ और इतनी लेंथ और इतनी लेंथ के साथ हम अगर इतनी हाइट मतलब 2 मिलीमीटर को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो पूरा एरिया आ जाएगा। तो हम एरिया क्या लिख सकते हैं, W में से 10 गया, जितना भी बचा उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, तो ये आ जाएगा हमारा एरिया। अब आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है, क्योंकि ये सिग्मा पी का वैल्यू जो है परमिसिबल स्ट्रेस का वैल्यू, अब इस सिग्मा पी का वैल्यू कितना है 200 मेगापास्कल। अब कई बार क्या होता है मिस्टेक कर देते हैं हम 200 इंटू 10⁻6 लिख देते हैं, तो ये कई बार मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे आपको पता है जो आपको वैल्यू मिलेगा वो किसमें मिलेगा, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको ये भी मिलीमीटर में दिया है और ये भी मिलीमीटर में होगा, क्योंकि 10 क्या है, मिलीमीटर में है। तो जो भी आपके पास ये यूनिट आ रही है वो क्या आ रही है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। तो आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, किसको, इस मेगापास्कल को, क्योंकि अगर आप इसको मेगापास्कल को कन्वर्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज यही मेगापास्कल किसके इक्वल होता है, यही इक्वल होता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के, क्योंकि मिलीमीटर क्या है
10 टू द पावर -3 और ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर होकर के ये कितना हो जाएगा ऊपर जाकर 10 टू द पावर 6, तो ये 10 टू द पावर 6 ही है। और ये क्या है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपने बनाया अगर मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। और ये पास्कल भी क्या है, पास्कल भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो ये दोनों एक ही बात है, इसलिए आप इसको 200 ही रहने देंगे, क्योंकि यहीं पे मिस्टेक हो सकता है, बाकी सब सिंपल है यहाँ पे। तो 2000 अपॉन W माइनस 10 इंटू 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 टाइम्स कटेगा और यहाँ पे हो जाएगा W माइनस 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। W माइनस 10 इज इक्वल टू 5 और W इज इक्वल टू 15 मिलीमीटर। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस इन अ प्लेट ऑफ 100 मिलीमीटर थिकनेस इज गिवन एज, ये हमें दे रखा है सिग्मा xx और सिग्मा yy की वैल्यू। तो सबसे पहले हम समझें प्लेन स्ट्रेस को। अब ये प्लेन स्ट्रेस एप्लीकेबल होता है केवल और केवल थिक ऑब्जेक्ट्स में। तो जो ये सिग्मा xx और सिग्मा yy है ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है। सिग्मा xx ये है, सिग्मा yy ये है, ठीक है। ये क्या है, सिग्मा yy, ये है सिग्मा xx। अब हमें नॉर्मल स्ट्रेस गिवन है, हमें प्लेन स्ट्रेस गिवन नहीं है। दूसरी चीज हमें पूछ रहा है कि सिग्मा zz में बताइए क्या स्ट्रेस होगा। तो इसमें आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि z एक्सिस के अलोंग आप कोई सा भी लें, चाहे आप लेते स्ट्रेस zx, सिग्मा zy या सिग्मा zz, कुछ भी अगर आप लेते हैं इनमें से, इनका वैल्यू हमेशा 0 होता है और इनको छोड़कर जो भी बचते हैं वो हमेशा नॉन जीरो होते हैं। तो प्लेन स्ट्रेस में आपको ये याद रखना है कि z एक्सिस में या थिकनेस के अलोंग जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं वो हमेशा 0 होता है, बिकॉज प्लेन स्ट्रेस का मतलब ही यही है कि आप इसमें नॉर्मल को छोड़ करके बाकी सारे स्ट्रेस लेते हैं। वो कौन से स्ट्रेस होंगे, वो होंगे केवल और केवल टेंजेंशियल स्ट्रेस। लाइक ये स्ट्रेस आपका प्लेन स्ट्रेस है, ये प्लेन स्ट्रेस है, ये प्लेन स्ट्रेस है। तो जो भी ये प्लेन स्ट्रेस हैं इनमें z एक्सिस के अलोंग, मतलब अगर आप देखें इसका वैल्यू भी क्या होगा, इसका वैल्यू भी 0 होगा, इसका भी नहीं होगा। तो z एक्सिस के अलोंग जो भी है, मतलब इस थिकनेस के अलोंग, ये हमारी जो थिकनेस है इसके अलोंग जो भी आप अगर कोई भी स्ट्रेस लेते हैं उसका वैल्यू 0 होगा, बिकॉज ये क्या रहते हैं, प्लेन स्ट्रेस में हम लेते हैं एक 2D बॉडी। एज अ 2D बॉडी हम इसे मानते हैं कि ये तो हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। अब इसमें कोई थिकनेस जैसी चीज नहीं रही तो उसके लिए हम स्ट्रेस भी नहीं निकालते, ठीक है ना। z एक्सिस जैसी कोई चीज नहीं होती तो हम इसको क्या मानते हैं, 2D बॉडी की तरह मानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है स्ट्रेस डेवलप्ड इन डायरेक्शन ऑफ थिकनेस क्या होगा। आपको काफी सारी चीजें दी हैं, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो गलत आएगा, बिकॉज वो 0 ही होगा, क्योंकि किसी प्लेन स्ट्रेस के लिए हमारे पास एक बॉडी जो है वो 2D बॉडी हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई रिजिड बीम है, रिजिड बीम ऑफ नेग्लिजिबल वेट इज सपोर्टेड इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय 2 एंड्स ऑफ स्टील एंड कॉपर। ये स्टील है, ये कॉपर है, इसमें लेंथ भी दे रखी है 2 मीटर और 1 मीटर, और हमें दे रखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसका कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है, इसके लिए है 200 GPa गीगा पास्कल और इसके लिए है 100 गीगा पास्कल। ये हमको वैल्यू दी है सारी, और हमें निकालना है अ लोड P इज अप्लाइड एज शोन इन फिगर। P अप्लाई कर रहे हैं हम लोड, और ये जो है हमारा रिजिड बीम ये क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बना रहता है, जैसे कि पहले लाइन में बताया है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल बना रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस P को लगा रहे हैं और उसके कारण जो भी ये कॉपर और स्टील का वायर है ये जब खींचता है, जो भी ये स्टील और कॉपर का जो ये रॉड है वो क्या करेगा, सेम इलोंगेट होगा, बिकॉज यहाँ पे रिजिड बीम जो है वो हॉरिजॉन्टल रहेगी। अगर वो तिरछी होती तो हम बोल सकते थे कि भाई स्टील या कॉपर में से किसी का ज्यादा यहाँ पे इलोंगेशन होगा, बट दोनों का इक्वल ही होगा, और दोनों का इक्वल ही होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि इलोंगेशन ऑफ स्टील इज इक्वल टू इलोंगेशन इन कॉपर रॉड। अब इलोंगेशन स्टील के लिए कैसे निकालेंगे, तो आपको जस्ट फॉर्मूला रखना है PL अपॉन AE। अब देखिए लोड इस पे P एक्ट कर रहा है तो इस पे कुछ और एक्ट करेगा और इस पे डिफरेंट एक्ट करेगा, तो हमने मान लिया P1 कुछ लोड एक्ट कर रहा है। लेंथ कितना है 2 मीटर, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 200 गीगा पास्कल। ठीक है, आपको कोई यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरी साइड भी सेम ही यूनिट रहेगी। तो हमारे पास लेंथ कितनी है इसमें 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें दे रखा है ई का वैल्यू 100 गीगा पास्कल। तो आपके पास यहां से वैल्यू आ जाएगी कि स्टील के लिए जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो कॉपर पे लगने वाले फोर्स का क्या है, हाफ है, और या फिर आप कहें कि कॉपर पे जो फोर्स लग रहा है वो दोगुना है स्टील पे लगने वाले फोर्स के।
तो यहाँ पे आपका ये रिलेशन आ गया। अब इनमें से आपको आंसर चूज करना है। द फोर्सेज ऑन बोथ साइड शुड बी इक्वल, द फोर्सेज ऑन कॉपर रॉड शुड बी ट्वाइस द फोर्स ऑन स्टील, द फोर्स ऑन कॉपर रॉड शुड बी ट्वाइस द फोर्स ऑन स्टील। तो आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट बार इज फिक्स्ड एट एजेस ए एंड बी, इट्स इलास्टिक मॉड्यूलस इज ई, क्रॉस सेक्शन ए, पी लोड इतना लग रहा है, आपको बताना है रिएक्शन का वैल्यू। तो हमने मान लिया सी पे जो लोड लग रहा है पी, उसकी डायरेक्शन के अपोजिट ही हमने दोनों रिएक्शन मान लिए आर ए और आर बी। अब आर ए और आर बी हैं, तो इसका हमारे पास एक मेथड तो ये है कि हम डायरेक्टली क्या करें, हमें पता है कि एक जगह पे आर ए लग रहा है तो दूसरी जगह पे कितना लगेगा, P माइनस आर ए लगेगा। तो दूसरी चीज हमें ये भी पता है कि यहाँ पे इलोंगेशन, नेट इलोंगेशन जो रहेगी वो 0 रहेगी। मतलब अगर आप इसको पहला एलिमेंट मान लें C के इधर वाला और इसको दूसरा एलिमेंट मान लें, तो दोनों के लिए जो इलोंगेशन रहेगी उसका सम क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वो क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए दोनों के लिए एरिया और E जो है वो सेम है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है, आपको उसको डायरेक्टली पहले ही कॉमन ले लेना है। फिर आपने यहाँ पे देखा कि लेंथ और जो हमारे पास लोड है वो डिफरेंट होगा, तो आपने यहाँ पे 1 बाहर ले लिया। आपको पता है यहाँ पे 120 का लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसी आरबी को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 120 माइनस आर ए। कैसे, अगर आप देखें यहाँ पे आपका आर ए लग रहा है और आर ए को अगर आप इस सेक्शन पे भी ले आए तो वो इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि पी बड़ा है आर ए से, तो डायरेक्शन पी की होगी और नेट जो लगेगा इस सेक्शन पे वो कितना होगा, नेट लोड पी माइनस आर ए। P माइनस आर ए इस डायरेक्शन में लगेगा, तो वो आर बी भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये होगा आपका 120 माइनस आर ए, क्योंकि P का वैल्यू कितना दे रखा है, 120 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले लोड के लिए रखना है कितना, आर ए इंटू एल, क्योंकि दूसरे वाले एलिमेंट पे हम देखें तो वहां पे कंप्रेशन लग रहा है, इसलिए हम इसको नेगेटिव लेंगे और वैल्यू आ जाएगा 120 माइनस आर ए, 120 माइनस आर ए इंटू लेंथ कितनी है 2L इज इक्वल्स टू 0। ए को उधर ले आएंगे 0 हो जाएगा, आर ए इंटू एल, इसको आप इक्वल टू को उधर ले जाएं तो यहाँ पे हो जाएगा 120 माइनस आर ए इंटू 2L। लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा आर ए इज इक्वल्स टू 240 माइनस 2 आर ए। आर ए इधर आ जाएगा तो 3 आर ए हो जाएगा और 3 को आप 240 के नीचे ले जाएंगे तो आ जाएगा आपका 80 आंसर। तो आर ए तो आया 80 और आर बी कितना आ जाएगा, 120 माइनस 80 दैट विल बिकम 40। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा 80 एंड 40 रहेगा, और 80 जो है वो क्या है, टेंसाइल है, और आरबी का जो 40 है वो क्या है, कंप्रेसिव है नेचर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ बार ऑफ लेंथ L tapers uniformly from diameter 1.1 d at one end of 0.9 d at the other end, and the elongation due to axial pull is computed using mean diameter d and the approximate error in computed elongation। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो इन्होंने कैलकुलेशन करी किसी टेपर बार के लिए एलोंगेशन की, जब इन्होंने कैलकुलेशन करी तो इन्होंने D1 D2 न रखकर या फिर ये वैल्यू न रखकर इन्होंने क्या करा, डायरेक्टली इनका रूट लेके इनका मल्टीप्लीकेशन कर दिया। मतलब इन्होंने निकाला D इज इक्वल टू D1 D2। अब अगर ऐसे करके आप वैल्यू निकालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है रूट में आपका कुछ ना कुछ वैल्यू का लॉस हो जाएगा, कुछ कम वैल्यू आपको मिलेगी, कम वैल्यू मिलेगी तो यहाँ पे एरर होगी। अब क्योंकि ये कम है और एक्चुअल क्या होनी थी, एक्चुअल में अगर आप रखते तो एक्चुअल में आप इलोंगेशन निकालते किससे, उसी फॉर्मूले से 4PL अपॉन पाई ई D1 D2 से, और आपने जो इलोंगेशन निकाला वो किससे निकाला, डेल एल इज इक्वल टू PL अपॉन पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और इसी डी स्क्वायर की जगह पे आपने क्या रखा, इसी डी स्क्वायर ई, और डी की जगह पे आपने रख दिया रूट D1 D2। इसीलिए जो मिस्टेक हुआ वो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे रूट के कारण कुछ ना कुछ वैल्यू का लॉस होगा। तो आपको पता है इससे जो वैल्यू आनी थी उसमें से हम किसको घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, और उसी से हम यहाँ पे एरर निकालेंगे। तो एरर निकालने का मेथड होता है, जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से आप किसको घटाएंगे, जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेल एल माइनस डेल एल अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, इसी से ही आप इसका वैल्यू निकालेंगे। तो आपको पता है वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो आप इलोंगेशन रखेंगे, कितना आ जाएगा 4PL अपॉन पाई ई D1 D2। दूसरे में जो आपने वैल्यू निकाली वो किससे निकाली, PL अपॉन पाई बाई 4, कैपिटल डी हमें दे रखा है यहाँ पे कि डायमीटर कैपिटल डी है, तो हम यहाँ पे कैपिटल डी रखेंगे, कैपिटल डी, और ये 4 जो है ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको माइनस करना है, यहाँ पे हो जाएगा 4PL अपॉन पाई ई D1 D2। तो आप जस्ट इसको सॉल्व करें तो इसमें काफी सारी चीजें कॉमन आएंगी, वो कैंसिल हो जाएगी, और इसकी मल्टीप्लाई होगी किसके साथ,
इसकी मल्टीप्लाई होगी 100 के साथ। तो अगर आप इनमें से कॉमन लेते हैं तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 1/d1 d2 माइनस 1/d² अपॉन कितना है ये 1/d1 d2 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, d1 d2 की जगह पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.1d इंटू 0.9d का, ये कितना बन जाएगा 0.99d। 0.99d को आप रखें यहाँ पे तो आपको मिलेगा वैल्यू 0.99d माइनस 1/d², ठीक है ना, ये d² हो जाएगा क्योंकि d इंटू डी था, तो यहाँ पे d² आया 1/0.99d²। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आता है आपका 0.01, मतलब कि ये कितना हो गया, ये इक्वल हो गया 1% के। तो आंसर रहेगा सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर।